हर पल आपके साथ। हिंदू धर्म से नफरत करो ये कोई कुरान नहीं कहता है, जबरदस्ती श्री राम बोलो ये राम ने नहीं कहा है। ये कहावत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज हम एक ऐसे गांव में आप पहुँचे हैं जो गांव कौमी एकता का स्वरूप है। नमस्कार, हर्पल न्यूज़ के गांव की महक में मैं आपके साथ निधि। हर्पल न्यूज़ की टीम वहाँ पहुँची है वेड गांव में। इस गांव की विशेषता है कि इस गांव में ईद से लेकर होली तक हर त्यौहार हिंदू मुसलमान एक साथ मनाते हैं। तो चलिए इस गांव के अविश्वसनीय अकल्पनीय कहानियों के बारे में हम जानेंगे आज। नवाबों और महाराजा के ज़माने में, यानी जब हमारे यहाँ महाराजा हुआ करते थे और उनकी सेनाएं हुआ करती थीं, तब कोई भी गुनहगार होता था तो उसे बहुत ही कठिन सज़ा दी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में भी एक ऐसा गांव है जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। इस गांव के लोग कहते हैं कि जब नवाबों का ज़माना था तब हमारे इस गांव को न्यायालय बनाया गया था। इस गांव का नाम तभी लिया जाता था जब कोई गुनाह होता था। इस गांव का नाम है वेड। कहते हैं इस गांव का नाम भी ले लें तो आपको सुबह से लेकर शाम तक पानी तक नसीब नहीं होता। हालांकि यह बात थोड़ी अजीब है लेकिन काफी हैरान करने वाली है। यहाँ तक कि इस बात को सुनकर हमारी टीम ने भी सोचा कि हमने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। पुराने जमाने में इस गांव के आसपास के 232 गांव में कोई भी गुनाह होता था तो उस गुनाह की सजा इसी गांव में दी जाती थी। इस गांव में जिस तरह से सजा दी जाती थी उसके अवशेष भी मिले हैं। जब पड़ताल के लिए हमारी टीम उस जगह पर पहुंची तो उन्हें भी कुछ अलग ही एहसास हुआ। गांव में मौके पे पैर रखा तब डर सा माहौल लगा। उस जगह पर एक वाव को बनाया गया था। कहते हैं आज भी गांव वाले यहाँ पर रात को नहीं आते। शाम 7 बजे के बाद यहाँ पर इस गांव में कोई भी इंसान नहीं आता। गांव के लोगों का कहना है कि इस वाव में कई मौतें हुई हैं और उस मौतों की वजह क्या है वह आज भी इस गांव वाले को समझ नहीं आया है। मुसलमानों में बादशाह और हिंदू में राजा यानी महाराजा। मुगल ज़माने में इस गांव यानी वेड गांव को न्याय का स्थान बोला जाता था क्योंकि 222 गांवों का न्याय इसी गांव में होता था। इस गांव में ही न्याय की सज़ा, गुनाहों की सज़ा मिलती थी गुनहगारों को। हम आपको वो भी दिखा दें क्योंकि इस गांव में अभी भी उसके अवशेष जुड़े हुए अवशेष मिले। मैंने पहले बोला अविश्वसनीय अकल्पनीय कहानियाँ इस गांव से जुड़ी हुई है। वैसी ही अविश्वसनीय कल्पनीय कहानी हम आप तक पहुंचाते हैं। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, पहले के ज़माने में यहाँ पे 2 पत्थर हुआ करते थे। 2 पत्थरों के बीच में एक लकड़ी हुआ करती थी। उसी लकड़ी से फांसी की सज़ा गुनहगारों को दी जाती थी और अगर गुनहगारों के परिवार ने उसके मृतदेह को स्वीकारने से इनकार कर दिया तो उस गुनहगार को नज़दीक में कुआं बनाया गया था, उसी कुएं में डाल देते थे। यानी इस गांव में न्याय होता था, सत्य की जीत होती थी, वैसे इस गांव के लोग कहते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इस गांव में आज भी लोग मानते हैं कि इस गांव का अगर नाम भी ले ले तो आपको शाम तक पानी भी नसीब में ना हो, क्योंकि इस गांव का नाम तभी लिया जाता था जब इस गांव में कोई गुनाह हो या आस पड़ोस के गांव में गुनाह हो, तभी इस गांव का नाम लिया जाता था। इस गांव के लोगों के साथ हमारी टीम ने बातचीत की है, वो भी हम देख ले। गुजरात पाटन जिला का वेड गांव, जहाँ पे मुगल साम्राज्य ने फांसी की सज़ा दी गई थी, वो जगह पे हम खड़े हैं। आइए हमारे साथ गांव के भी कुछ लोग जुड़े हैं। हर्पल की टीम के साथ गांव के लोगों से हम पूछेंगे कि यहाँ पे किस तरह की फांसी दी जाती थी, क्यों फांसी दी जाती थी। आइए जानते हैं हम वेड का ये इतिहास। यहाँ पे जो फांसी दी जाती थी, किस लिए फांसी दी जाती थी और क्यों फांसी दी जाती थी? ગુજરાતીમાં બોલી શકો? સ્ટેટ વખતમાં જે ગુનાને અનુસંધાન હોય
એને ફાંસીનો હુકમ અને હુરીનો પણ હુકમ હતો અને આવું આગળના વડવાઓ બતાવીને ગયા. कौन से समाज था उस टाइम, किसका राज था इस टाइम जिस टाइम ये फांसी की सजा दी जाती थी? છેલ્લે તો નવાબ હતા પણ એ ટાઈમે નહોતું. એના પહેલાં જામસુબા હતા અને એનાય પહેલાં પઠાણ બાબી શાખના સમ્રાટો હતા. जी, बाबी के सम्राट थे मुगल समाज में. उसी टाइम यहाँ पे कोई ना कोई गुने के लिए उसे सजा दी जाती थी. आइए हम जानते हैं क्यों सजा दी जाती थी, कौन सा गुना ऐसा होता था कि जहाँ पे उसको सजा दी जाती थी? જે સજા દેવામાં આવતી હતી, પાટણ જિલ્લાના સમી તાલુકાના વેડ ગામથી અબ્દુલ ખાન બોલું છું, કોમેડિયન. હવે આમાં સજામાં એવું હતું કે જે લોકો ચોરી ચપાટા હાથે લુચ્ચી કે ખોટા કામ કરતા હતા એ લોકોને આ જે 282 ગામના અહીં કને ફાંસીની સજા આપવામાં આવતી હતી. वेड में 282 गांव जो शामिल थे मुगल साम्राज्य में, उनमें जो भी गुनाह करते थे, जो भी चोरी करते थे, जो भी डकैती करते थे, लूटपाट होती थी, उनके तहत जो भी सज़ा होती थी वो यहाँ फांसी की सज़ा इसी जगह पे दी जाती थी. ये गुजरात के पाटन जिले के समी तहसील के वेड़ गांव में हम खड़े हैं. जिस जगह मेरे पीछे दिख रही है वो एक पुरानी ऐतिहासिक वाव है, वो जो यहाँ के गज्जर परिवार ने बनाई थी. बनाने के बाद उन्होंने गांव से कोई छोड़ दिया उन्होंने वो गांव को. लेकिन क्यों छोड़ा वो हम गांव वाले के पास से माने. लाल कंदरिया खान बोलो छो. यो ने जो जे था ने वो इसके वेला जाम ज़्यादा वक्त में खोटी हरकत करते थे. वो इसकी बेटी की मांगनी करने से वो इसका जे पछे उसने वाइफ बनाई और मुस्लिम का सवाद सहकार लेके वो जाम ज़्यादा को निकाल दिया. उनको निकाला ने बलोचों ने यहाँ इनका स्वागत करा. हमारे बलोचों के शरण आए थे तो उन्होंने इसको साथ सहकार दिया. उनका कहना है बलोचों के शरण आए तो बलोचों ने उसे छोड़ दिया और यहाँ से गांव से उसे हटा दिया. लेकिन ये वाव है जो गज्जरों की वाव बोली जाती है, गज्जरों ने बनाई थी. तो गज्जर लोग यहाँ से क्यों चले गए? ગજર લોક પહેલાં સ્ટેટ પહેલાં આ જ્યાં મુસ્લિમ જે બલુચિસ્તાનથી આવેલા, અમારે જે આ મુસલમાન છે એટલે બલોચ છે, એ વખતે એમના રાજ્યમાં કાંઈ કોઈ ફાંસી કે એવું નહોતું. પણ એ ટાઈમે જામદાદા હતા એ ખેડીના ખરાબ બેન દીકરીની ઇજ્જત ના રાખતા. ડોલી એમ કે અમારા ત્યાં લાવો આવી અજુગતી માગણી ગુજરાતની બહેની કરેલી. એટલે ગામ લોકોને આગેવાન ભેરા થઈ એ લોકો મુસ્લિમ લોકો જોડે આવ્યા, બલોચ જોડે. એમને આવીને કીધું કે આવી અમને તકલીફ છે તો આ લોકોએ ચડાઈ કરી અને જામદાદાનું રાજપૂતે પડાવી લીધું. પણ એ ટાઈમે આ વાવ એમને બનાવેલી પાણી પીવા માટે, લોકોને સારા કામ માટે. પણ ગુજર લોકોને લાગ્યું સુથાર ગણાય કે ભાઈ આ રહેવામાં આપણી સલામતી નથી અને આ ગામમાં આવી જો બેન દીકરીની માગણી થતી હોય તો આ ગામમાં રહેવાય નહીં. અમારા ગામનું વાવ બનાવી આ વાવની અંદર પાણી મૂકી કે આથી અમે આ ગામનું પાણી પીશું નહીં અને ગામ છોડી નીકળી ગયેલા. लोगों ने यहाँ प्रतिज्ञा ले ली है, हमने वाव बनाई लेकिन वो पानी उनके नसीब नहीं हुई जो गज्जर लोग थे यहाँ के. आइए सुनते हम इसी गांव के बुजुर्ग से. चाचा, आप कितने साल के हो? 67 साल के चाचा है जो गांव के बुजुर्ग हैं. यहाँ पे मैंने सुना है कि गांव में हिंदू मुस्लिम सारे त्यौहार, ईद हो या होली हो, दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो, साथ में मनाते हैं. क्या कहना है आपका? हम सब हिंदू मुस्लिम साथ रह के मनाते हैं. हमारे कोई ऐसा कौम बात ऐसा कुछ नहीं है. हमारे हम सब भाईचारा रहते, हम वर्तते हैं और साथ में रहते हैं. ब्राह्मण हो कोई भी हो, सभी. इस गांव में कितने समाज के लोग रहते हैं? इस गांव में 10 कौम के है, 10 समाज, हिंदू मुस्लिम सब. 10 से ज़्यादा कौम इस गांव में रह रही है. एक अद्भुत एकता जो मिसाइल कायम करती है गुजरात के लिए. आए दिन बड़े शहरों में दंगा होता है हिंदू मुस्लिमों का. इस गांव से एक सीख मिलती है भाईचारा क्या होता है, एकता क्या होती है, यूनिटी क्या होती है. आपस में हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के अपना जीवन गुजारा करते हैं, अपना भाईचारा रख के सारे त्योहारों में साथ मिलकर अपना त्यौहार गुजारते हैं.
त्यौहार मनाते हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई रह के साथ में मनाते हैं। शादी हो तो भी न्योता मिलता है हिंदुओं को, मुस्लिम परिवार में शादी हो तब भी मिलता है, गुजराती परिवार में जब भी कोई शादी होती है तो मुस्लिम भी उसमें ज्वाइंट होते हैं। रक्षाबंधन के दिन राखी बंधाते हैं, राखी का त्यौहार भी भाई बहन की तरह मनाते हैं। गुजरात से राकेश गोसाई, हर्बल न्यूज़। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं क्या रहा है इस गांव का इतिहास। 800 साल पुराना इस गांव का इतिहास रह चुका है और इस गांव के वाव का इतिहास रह चुका है। इस गांव में मुगल साम्राज्य के समय यहाँ जामजादा नाम का राजा और गुज्जर सुथार नाम का सुथार रहता था और वो राज्य का सुथार था। राजा के कहने पर गुज्जर सुथार ने अपने गांव में यह वाव बनाई थी। वाव के ऊपर साधक साहब पीर की दरगाह है। 700 साल पहले ऐसा कायदा था कि बहुत ही बड़े गुनहगार जिसने खून बलात्कार जैसे बड़े गुनाह किए हों उनको सूली पर चढ़ाया जाता था। जामजादा नाम का नवाब था जो खंडिया राजा नाम से मशहूर था। वो अपनी प्रजा के पास से खंडनी मांगता रहता था और खंडनी में धन दौलत के सिवाय उनकी बहन बेटियों की इज्जत भी मांगता था। इसके जुर्म से प्रजा में आतंक छाया रहता था। कहते हैं एक दिन जामजादा किसी काम से गुज्जर सुथार के घर आया और उसकी पत्नी को देखकर राजा उसके प्यार में पागल हो गया। राजा ने फरमान कर दिया कि खंडनी में गुज्जर सुथार से उसकी पत्नी मांग ले। गुज्जर सुथार ने मना कर दिया और कहा कि मैं सजा भुगत लूंगा पर मैं अपनी पत्नी को नहीं दूंगा। उसके बाद गुज्जर सुथार अपनी बनाई हुई वाव पर गया और उसने वाव में से एक लोटा पानी भरकर इस गांव को श्राप दिया कि गांव के सिवा कोई भी इस गांव का पानी पिएगा तो उसको उस दिन खाना तक नसीब नहीं होगा। बस इस गांव को श्रापित करके वो गांव छोड़कर चला गया। तब से आज तक बाहर का कोई भी इंसान इस गांव में पानी तक नहीं पी पाता। तो हमारी टीम ने इस गांव में प्राथमिक सुविधा कैसी है ये जानने का भी प्रयास किया। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची इस गांव के स्कूल में। मौके पर जब हमारी टीम पहुंची तब आचार्य मौजूद नहीं थी और इस विद्यालय में हमने जाना कि सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं इस विद्यालय को चला रहे हैं। विद्यालय में 9वीं और 10वीं के 2 कक्ष पढ़ाए जाते हैं, लेकिन 2 शिक्षक से कैसे ये विद्यालय चलता है यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। गांव के विद्यालय पर हर्पल न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची, पर जब हम पहुंचे तब यहाँ पे जो विद्यालय के आचार्य है वो मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ के जो शिक्षक है जो पढ़ाते हैं वो मौजूद है और उनके साथ हम बात करेंगे। यहाँ पे कितने छात्रा और छात्राएं हैं और कितने धोरण यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इस गाँव में 9 से 10 तक ये कक्षा में पढ़ते हैं लोग और यहाँ पे 10वां धोरण है वहाँ 51 संख्या है और 9वें धोरण में 61 संख्या है। कितने गांव के आसपास के कितने गांव के बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं? यहाँ पे लगभग 3-4 गांव के लोग यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। सरकार की सुविधाएं कैसी हैं यहाँ पे? सरकार की सुविधाएं तो बहुत अच्छी है। ये नया बिल्डिंग है, अभी तो 1-1.5 महीने हुआ है। ठीक है। गांव में और भी 1 से जो 8 तक धोरण है उसके लिए भी अलग स्कूल बनाया गया है, विद्यालय है, उसके बारे में क्या? सरकार ने लाखों करोड़ों खर्च करके ये विद्यालय बना दिया इस गांव में, पर इस विद्यालय में 2 ही शिक्षक हैं। जब हर्पल न्यूज़ की टीम मौके पर पहुंची तब जाना, पर ये जो विद्यालय है वो 2 शिक्षकों से तो चलता नहीं है। यहाँ के लोगों ने दूसरे शिक्षक के लिए सरकार को अप्लाई किया है कि नहीं उनसे ही पूछ लेंगे। आपने दूसरे शिक्षकों के लिए यहाँ पे सरकार से मांगनी की है? हाँ की है। तो उनका कोई जवाब आया? नहीं, अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन प्रवासी जो शिक्षक है उनकी भर्ती की गई है और मैं प्रवासी टीचर हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पे जो शिक्षक 2 पढ़ाते हैं वो भी अप डाउन करते हैं, यानी यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, दूर से आते हैं। जब यहाँ पे बड़ा सवाल ये होता है कि जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं उनको उनके सब्जेक्ट नहीं पर दूसरा सब्जेक्ट भी उनको ही दिया जाता है। अगर शिक्षक ही वो सब्जेक्ट जानता नहीं है तो विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे, ये यहाँ पे बड़ा सवाल इस गांव में खड़ा हो चुका है।
जब हमने गांव वालों से पूछा तो हमने जाना कि यहाँ पर 1 से 8 तक का स्कूल है, वो भी बनाया गया है। तब हम वहाँ पर भी गए और हमने जाना कि उस स्कूल में तो सभी गांव के बच्चे जाते हैं, गांव के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। वहाँ पर पूरी सुविधाएं स्कूल में देखने को मिली थी। लेकिन जब हमने आचार्य से पूछा, आचार्य ने कहा कि यहाँ पर सभी शिक्षक तो हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि सभी शिक्षक यहाँ के नहीं हैं, यानी दूसरी जगह से यहाँ पढ़ाने आते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर इतनी दूर से शिक्षक आते हैं तो क्या शिक्षक हर रोज आते हैं पढ़ने, या सिर्फ हमें दिखाने के लिए यह दिखाया गया है? पे सेंटर का मतलब ये होता है कि जो केंद्र में मुख्य एक वो स्कूल होती है जिसमें सारा नाणकीय वहीवट वो स्कूल के माध्यम से होता है, और जो पेटाशाला है 11 उसका जो विद्यार्थियों के लिए जो पुस्तक आते हैं, पुस्तक का वितरण यही स्कूल के माध्यम से होते हैं। 11 स्कूल को तहसील तक जाने ना पड़े, इसलिए वो केंद्र स्कूल पर आके अपना जो पुस्तक है और जो स्कूल का शिक्षकों का पगार बिल है आदि काम है उसको क्या एक डिपार्टमेंट ने वो विभाग कर दिया है कि पे सेंटर में आइए, पे सेंटर तक 11 आवे, और जो तहसील में जाने हैं तो 11 को नहीं जाना पड़ेगा। मैं 11 के प्रतिनिधि के रूप में मैं जाकर वो उसका वहीवट में वहाँ कर सकता हूँ, इसलिए उसको पे सेंटर कहते हैं। बाद हमारी टीम यहाँ के पुलिस थाने पर पहुंची। पुलिस थाना भी बड़ा ही अजीब गरीब था। कहने को तो ये पुलिस थाना था, लेकिन किसी बंजर से कम नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि रेगिस्तान के सरहद पर ये गांव बसा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन ये पुलिस थाना ही बंजर पड़ा हुआ है। सरकार ये सब क्यों नहीं देख रही? ये बड़ा जहाँ मैं खड़ी हूँ वहाँ ये जो है नवाबों के ज़माने की जेल है। यहाँ पे उस टाइम गुनहगारों को रखा जाता था, पर जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ पे पुलिस थाना हुआ करता था। लेकिन आज पुलिस थाना है लेकिन पुलिस नहीं है। ये जो आप देख सकते हो कि कितनी पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि ये जो पुराने ज़माने जब नवाब का ज़माना था तभी ये बिल्डिंग बनाई गई थी, और आज वही बिल्डिंग अभी भी यहाँ पे है। लेकिन जब पुलिस थाना हुआ करता था तब यहाँ पे पुलिस हुआ करते थे, लेकिन आज ये गांव पुलिस के बिना है, और ये जो गांव है वो रण बॉर्डर के नज़दीक का गांव है। यानी यहाँ पे पुलिस की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे पुलिस ही नहीं है। हमारी टीम ने गांव की औरतों के साथ बात की, तब जाना कि इस गांव की सड़क अच्छी है। यहाँ पर आंगनवाड़ी तक जाने का जो रास्ता है कच्चा नहीं, लेकिन जरा देखें तो उसकी हालत कैसी है। कि ऐसा भी कोई रास्ता है? इस गांव के लोग कहते हैं कि हम कैसे अपने बच्चों को इस सड़क पर पार करके वहां आंगनवाड़ी तक पहुंचाएं, है तो उसे भी कैसे ये सड़क पार करवाया जा सकता है। और जब बारिश का मौसम होता है तो ये सड़क की हालत तो पूछो ही नहीं कि इसकी हालत कितनी खराब हो जाती है। वही जब गांव की अस्पताल की बात आई तो हम अस्पताल भी देखने गए तो वहां देखा कि डॉक्टर की कमी देखने को मिली। वैसे इस हॉस्पिटल में स्टाफ कितना है और परमानेंट स्टाफ कितना है? इस हॉस्पिटल में यहाँ पे एलटी की जगह एक होती है, वो कायमी नहीं हंगामी दौरान पे है। एक होती है डॉक्टर की, एमबीबीएस डॉक्टर, वो भी खाली है अपनी जगह। एक एमपीडब्ल्यू और एफएडब्ल्यू वो फील्ड स्टाफ में है। फिर भी पीएचसी लेवल पे एक स्टाफ होता है, और एक सुपरवाइज़र, मेल फीमेल सुपरवाइज़र, एक फीमेल सुपरवाइज़र होता है। यहाँ पे मेल सुपरवाइज़र की जगह खाली है, यानी फीमेल सुपरवाइज़र की जगह अब बरेली यहाँ हमारे बेंच जय बेंच सिमाली यहाँ पे फीमेल सुपरवाइज़र है। गांव में अगर किसी को इमरजेंसी हो, यानी मतलब किसी की डिलीवरी जैसा इमरजेंसी आ जाए तो यहाँ पे करते हैं या उनको कहीं और? नहीं, यहाँ पे हमारा यहाँ पीएचसी की जगह पे डिलीवरी पॉइंट अभी नहीं हो सकता कि हमारे बिल्डिंग हमारे पोताना गवर्नमेंट बिल्डिंग ही नहीं, हम किसी के भाड़े पे रहते हैं। हम स्कूल के बिल्डिंग में तो अभी काम करते हैं। वो हमारा सब सेंटर लेवल पे यहाँ पे हमें 6 महीने से यहाँ है। पहले सब सेंटर लेवल पे हम काम करते थे, वहाँ पे 2 रूम थे, उसमें हमारा
कंप्यूटर रूम, हमारा स्टोर रूम सभी वहाँ पे हमें हैंडल करते थे। नहीं यहाँ पे कोई तो इमरजेंसी आए तो उसको कहाँ भेजते हो? यहाँ से इमरजेंसी आती है तो 108 हम बोला कर को तो एम्बुलेंस में बोला कर हमें CHC और राधनपुर से रेफरल में रिफर कर देते हैं। यहाँ नज़दीक का PHC लेवल अपने बास्पा है, वहाँ पे भी हमें रिफ़र कर देते हैं, वहाँ पे डिलीवरी पॉइंट है हमारे। सरकार से आपकी आशाएं क्या है, आपकी मांगनी क्या है? सरकार से हमारी ये मांगनी है कि पहले तो हमारा अपना हॉस्पिटल हो तो बहुत बढ़िया, हमारी काम अच्छी तरह से हो सके और हम फुल सपोर्ट और गांव को वो फ़ायदा मिल सके। वहीं कुछ दूर पर इस गांव का एक ऐतिहासिक मंदिर भी देखने को मिला। इस मंदिर का भी कुछ अनोखा ही इतिहास है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। जी हाँ, इस गांव के मंदिर में जब भी पूजा होती है और जब भी इस गांव वाले कहते हैं कि हमारे माता जी की पल्ली है तो 3 लोग अवश्य आना रहता है, एक ठाकुर, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा मुसलमान। अगर यकीन नहीं होता तो इस गांव में पूजा नहीं होती यानी पल्ली नहीं होती। 850 साल ये पुरानी मूर्ति है माता रानी की। पटली में बधी समाज आवे छे, मुसलमान ऐसे बोले जो हर पल आपके साथ।